हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे विचार करने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ और आप ये समझेंगे कि हम लोगों का जो वे ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग एक्सप्लेनेशन है वो परंपरागत तरीकों से किस तरह से हटके। वास्तव में यूपीएससी में जो बच्चे वो किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसमें कोई इनोवेटिव विजन नहीं है, वो अच्छे मार्क्स भी नहीं पा रहे। आप लगातार देख भी रहे होंगे कि बच्चे कोचिंग करते करते बड़ी भीड़ भाड़ में 10-10 साल गुजार देते हैं और उसका सिलेक्शन प्री भी नहीं हो पाता। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसा मूल कारण क्या है? ना तो विद्यार्थियों को समझ में आता उन्हें क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने, मेरा अपना अनुभव यूपीएससी को पढ़ाने का 25 साल है और इंडिया की टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा भी चुका हूँ। और मैंने जो अनुभव किया वहाँ लिमिटेड टाइम मिलता है हम लोगों को भी, उसी टाइम में पूरा करने का टारगेट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हिडन रह जाती हैं। इसलिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है जहाँ हमने 20 स्टूडेंट्स का क्लास पढ़ा रहे हैं बना बना के, और वो 20 स्टूडेंट्स पे इंडिविजुअल फोकस है ताकि वो बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे टिपिकल एरियाज को बहुत इजीएस्ट वे में डायग्रामेटिकली, थ्योरेटिकली, प्रिंसिपल बेस्ड बच्चों को एक्सप्लेनेशन देके उनके ब्रेन में इकोनॉमिक्स को समझ विकसित करना। वो क्रैम ना करें, रटे ना, रटने वाला ये विषय नहीं है। स्टूडेंट्स ये समझने वाला विषय है। इस विषय के प्रत्येक टॉपिक एक दूसरे से अंतर संबंधित है, उनका जो इंटर रिलेशन है, कोरिलेशन है, अगर वो आपको समझ में आने लगा तो आपको कभी भी इंडियन इकोनॉमी को रटने की जरूरत नहीं होगी। ये मेरा आप लोगों से दावा है। आज एक टॉपिक हम लेके चल रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर हरित क्रांति के प्रभाव। मैं एक एक बिंदु पर आप लोगों से चर्चा करूंगा और उसका डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा और उसके प्रैक्टिकल्स भी आपको समझ में आएंगे। अगर आपको थ्योरी समझ में आती है, डायग्राम समझ में आते हैं, तो निश्चित रूप से आप प्रैक्टिकल जो आप क्रैम करते हो सामान्यतः, और उसके बावजूद भी आपके अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे थर्ड पेपर जनरल स्टडी यूपीएससी में, उसका मूल कारण है समझ का विकसित न होना। इसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल भी द इकोनॉमी का आईएएस पे जा सकते हैं, इकोनॉमी का आईएएस। इसके अलावा आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9999237051 पर। और यदि आप चाहते हैं तो हमारा मुखर्जी नगर और आपका वर्धमान प्लाजा में भी क्लास चलता है, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल हैं, ऑफलाइन क्लास भी आपके लिए अवेलेबल हैं अकॉर्डिंगली। और आप निश्चित रूप से महसूस करोगे कि जब आप प्री, मेंस और इंटरव्यू दोगे और सिलेक्शन की लगातार आपको उपलब्धि होगी तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने कुछ जरूर किया। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। हरित क्रांति के भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या सकारात्मक प्रभाव रहे। सबसे पहला दिखा, कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हुई। अब आपके दिमाग में यही नहीं आएगा कि उत्पादकता का मतलब क्या है। बहुत सिंपल, प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर हरित क्रांति के बाद उत्पादन कितना बढ़ा। अब आप इसे, ये तो एक शाब्दिक भाषा में मैंने समझाया, रेखा चित्र के माध्यम से कैसे समझेंगे। हमारे इकोनॉमिक्स में ये उत्पादन फलन होता है कि भाई हमने, ये तो हमारी लागत है, आगत है, हमने ओ एन लागत उठाई और ओ एन लागत के द्वारा हमारा उत्पादन हुआ ओ क्यू। कितना उत्पादन हुआ? ओ क्यू हमारा उत्पादन हुआ, हमारा उत्पादन हुआ ओ क्यू। और यदि हम इसमें हरित क्रांति को लागू करें, आपको पता होगा हरित क्रांति के अंतर्गत दो तकनीकी थी, जैव उन्नयन, जैव उन्नयन यानी बायोलॉजिकल इनोवेशन, और तकनीकी उन्नयन, तकनीकी उन्नयन। इन दोनों में जैव उन्नयन में क्या था जी? जल हाइल्डिंग वैरायटी के उच्च उत्पादक बीज, रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड्स, इनका तकनीकी रूप से एग्रीकल्चर मशीनों का प्रयोग करना। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता बढ़ी और ये उत्पादन फलन ऊपर की ओर विवर्तित होकर यहां से लेकर यहां तक जो पी डैश आप देख रहे हैं, इतना प्रोडक्टिविटी बढ़ी और इसके कारण इतना उत्पादन बढ़ा। आपको यह समझ में आया होगा कि यदि उसी लागत पर उत्पादकता बढ़ जाए, उत्पादन बढ़ जाए, तो निश्चित रूप से भारत के लिए
कृषि क्षेत्र एक क्रांतिकारी क्षेत्र होगा, और यह हुआ। इसी बात को हम व्यावहारिक दृष्टि से कैसे देखेंगे? गेहूं की उत्पादकता में 230% से भी ज्यादा वृद्धि हुई, 230% से भी ज्यादा वृद्धि हुई। और इसी तरह से क्या हुआ जी? चावल की उत्पादकता, मक्का की उत्पादकता। और यहां से प्री में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई उत्पादकता के घटते क्रम में कैसे लिखोगे, हरित क्रांति के बाद बढ़ता क्रम क्या होगा? तो सबसे ज्यादा उत्पादकता गेहूं की बढ़ी, फिर मक्का की बढ़ी, इसके बाद आपका गन्ना, गन्ने की उत्पादक शुगर केन, उसके बाद 1981 के बाद चावल की उत्पादकता बढ़ी। इस तरह से आपको दिखाई देगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से प्री का क्वेश्चन हो गया। आपको सारे लेवल पे समझ में आया कि थ्योरेटिकल लेवल पे किस तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। आर्थिक जो हमारा समंक है, जैसे हमने कहा गेहूं की उत्पादकता 230% से ज्यादा बढ़ी, उस पर आपको समझ में आया रेखा चित्र के माध्यम से। जब 3-4 तरीके से एक ही चीज को आप समझोगे तो निश्चित रूप से आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। इसी तरह देखिए फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन सबसे पहले आपको आनी चाहिए कि खाद्य सुरक्षा की परिभाषा क्या है। ये एक दूसरे लिंकेज, जैसा मैंने कहा, एक दूसरे से संबंधित विषय वस्तु हैं। जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा का मतलब है हर व्यक्ति को हर समय उपयुक्त मात्रा और गुणवत्ता में, दोनों में भोजन की उपलब्धता। और यह भोजन की उपलब्धता ही नहीं, बल्कि उसकी जो क्रय शक्ति है, उसके पास इतना पैसा भी होना चाहिए कि उसे क्रय कर ले। और ये सारी चीजें हरित क्रांति के बाद भारत में हुई। क्यों हुई? कृषि की उत्पादकता बढ़ने से लोगों की गरीबी, बेरोजगारी की समस्या का निदान हुआ। उत्पादन की पूर्ति बढ़ने से उनकी कीमतें नियंत्रण में आई। लोगों को काम धंधे मिलने से उनके पास परचेजिंग पावर आई। भारत सरकार की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसने भी लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाया, सपोर्ट किया। और अल्टीमेटली क्या हुआ? खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया। जैसा कि आप जानते हैं 1976 में भारत ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करी, फूड सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करी भारत ने। कब? 1976 में ये फूड सेल्फ सफिशिएंसी भारत सरकार ने प्राप्त कर ली। इस तरह से आगे बढ़िए। दूसरा देखिए, रोजगार बढ़ जाना। हरित क्रांति के रोजगार पर प्रभाव जानने के लिए फिर आपको सैद्धांतिक, व्यवहारिक और समंकों के बारे माध्यम से समझना होगा। हरित क्रांति में 2 प्रकार के नव परिवर्तन सन्निहित हैं। प्रथम जैव उन्नयन, दूसरा तकनीकी उन्नयन। जैव उन्नयन का मतलब होता है सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, उच्च उत्पादक बीज का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना। और आप जानते हैं ये जो तकनीकी है, जैव उन्नयन है, इसमें किसी बड़े भूमि के आकार की जरूरत नहीं है। हमारा सीमांत किसान, हमारा अति लघु किसान, लघु किसान और बड़े किसान सभी सामान्य रूप से इस तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह की तकनीक को हम कहते हैं, किसी आकार के आधार पर इसका प्रयोग नहीं होता, बल्कि आकार विहीन है, किसी भी आकार पर इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा सकता है। और परिणाम क्या हुआ? सभी कृषकों ने सामान्य रूप से इस तकनीकी को अपनाया, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता बढ़ी, उत्पादन बढ़ा और रोजगार बढ़ा। दूसरी तकनीकी होती है टेक इनोवेशन, यानी तकनीकी उन्नयन। कृषि क्षेत्र में मशीनों का बढ़ता हुआ प्रयोग। एक एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, यदि हम एक ट्रैक्टर यूज करते हैं तो 6 जोड़ा बैल, जो हमारे हल बैल होते हैं, और 25 मजदूर को यह हटा देता है। यानी एक ट्रैक्टर का प्रयोग करना बेरोजगारी को बढ़ावा देगा, और हमने लिखा भी है कि बेरोजगारी इससे बढ़ेगी। लेकिन ये जो तकनीकी है, इस साइज के आधार पर बड़े किसान ही इस तकनीकी का प्रयोग कर सकते हैं। ट्रैक्टर एक महंगा टेक्निकल इक्विपमेंट है एग्रीकल्चर के लिए, उसका परचेज के लिए मोटा पैसा चाहिए, जो छोटे किसान और मध्यम किसान और लघु सीमांत किसानों की पहुंच से बहुत दूर है। परिणाम क्या हुआ? इस तकनीकी से बेरोजगारी बढ़ी, जबकि बायो या जैव उन्नयन से रोजगार बढ़ा। बायो इनोवेशन या जैव उन्नयन का प्रभाव तकनीक उन्नयन से ज्यादा था, इसलिए ओवरऑल अर्थव्यवस्था के अंदर हरित क्रांति के बाद रोजगार बढ़ा। उसके और भी प्रभाव हुए।
कृषि क्षेत्र में बढ़ता हुआ उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्रों को मिलता हुआ कच्चा माल, जैसे गेहूं मिला, आटा मिल लगी, आटा मिल में रोजगार पैदा हुआ, आटे से बेकरी का प्रोडक्शन शुरू हुआ, यानी बिस्किट्स बनना शुरू हुआ, वहां रोजगार मिला। एक जगह नहीं बल्कि मल्टीपल जगह, उससे ट्रेड को भी बढ़ावा मिला, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक्टिविटीज बढ़ी, हर जगह रोजगार का जो एक हम गुणात्मक प्रभाव कहते हैं, जिसे गुणक प्रभाव भी टेक्निकल भाषा में बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, रोजगार गुणक प्रभाव। अब जब आप क्लास में आओगे उसका हम डिटेल में बताएंगे कि रोजगार गुणक का प्रभाव क्या होता है। इनिशियल रोजगार से अतिरिक्त रोजगार का सर्जन ही मल्टीप्लायर इफेक्ट है, किसका? एम्प्लॉयमेंट का। ये टेक्निकल चीजें जो आपको समझनी चाहिए, और जब आप आंसर लिखोगे इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। इसी विषय को जो मैंने अभी आपको एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से समझाया, अब प्रैक्टिकल और डायग्रामेटिकल एरियाज में आ जाइए। जब हमारी हरित क्रांति नहीं हुई थी तो उत्पादन फलन हमारा OQ था। उसमें श्रम, अगर हमने मजदूरी और कृषि लागतें, फर्टिलाइजर, सिंचाई आदि हमने प्रयोग किया तो हमारी कितनी लागत आ रही थी जी? ON हमारी इनपुट लागत आ रही थी, उत्पादन था हमारा Q, और इस उत्पादन OQ पर दिखाई दे रहा है आपको प्रोडक्टिविटी थी आपकी कितनी? PQ, या आप NP कह सकते हैं, NP हमारी प्रोडक्टिविटी थी। जैसे ही हमने हरित क्रांति लागू करी, उत्पादन फलन शिफ्ट हो गया, प्रोडक्टिविटी NP से बढ़कर NP' पे चली गई। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ गया QQ', और उससे रोजगार भी, पहले उत्पादन पर रोजगार ONE था, अब उत्पादन बढ़कर OE' हो गया। इस तरह से आपने देखा हरित क्रांति के बाद जहां उत्पादन में वृद्धि हुई, उत्पादकता बढ़ी, तो रोजगार के स्तर में भी वृद्धि हुई। ये आपको डायग्रामेटिकली भी आप समझा सकते हैं। इस तरह से आपका जो आंसर होगा दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में ज्यादा बेहतर आंसर होगा, और ज्यादा बेहतर आंसर पर ही आपको प्राप्तांक प्राप्त होंगे। उसी तरह से इंटरव्यू में एक सोच विकसित होगी तो आप बेहतर एक आंसर लिख सकोगे। इसी तरह से हमारे कृषि का निर्यात बढ़ा, आप कह सकते हैं कुल व्यापार भी बढ़ा है कृषि का। 1947 से 1967 तक आपको ध्यान होगा, 1966-67 वो वर्ष था जब हमने हरित क्रांति को देश के अंदर लागू किया। और ये जो 1967 के बाद 76 तक आते आते और 2023 तक आते आते भारत विश्व के निर्यात में एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में उभरा है। आज विश्व के कुल चावल निर्यात का भारत लगभग 17% एक्सपोर्ट कर रहा है, और भारत के कुल निर्यातों में कृषि क्षेत्र का योगदान 13 से 15% है, जिसमें आपके परंपरागत ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट भी हैं, जिसमें चाय था, गरम मसाले थे, लेकिन गैर परंपरागत एक्सपोर्ट्स के अंदर जैसे चावल, गेहूं, दालें, तेल आदि का भी हम एक्सपोर्ट करने लगे। आपको ये भी लगेगा कि हम तो तेल और मोटे अनाजों का आयात करते हैं, लेकिन हम कुछ देशों को उसका निर्यात भी करते हैं। ये भी एक हमारी बड़ी उपलब्धि रही। इसी तरह से गरीबी और हंगर तो आप खुद भी समझ सकते हैं भाई, उत्पादकता बढ़ी, रोजगार बढ़े, लोगों की आय बढ़ी, लोगों के पास खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ी, कीमतें सस्ती हुई, तो गरीबी तो अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसा कि आप गरीबी की परिभाषा भी जानते होंगे, 2400 रुपये, 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में, तो 2100 कैलोरी प्रतिदिन शहरी क्षेत्रों में। ये गरीबी पे आघात कैसे हुआ? अगर खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र की संपन्नता बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र की संपन्नता से गरीबी का अपने आप ही समन होगा, गरीबी कम होगी, और साथ साथ क्या होगा? हंगर रेशो भी घटेगी। हंगर रेशो का मतलब है ऐसे लोग जो 2 जून का भोजन प्राप्त नहीं कर पाते। आज भारत के सामर्थ्य देखिए, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के अंदर भारत सरकार 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में गेहूं, चावल, मोटे अनाज उपलब्ध करा रही है, जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 था। इस एक्ट के अंतर्गत इन लोगों को यह उपलब्ध करा देना, ये भारत सरकार के संभव ऐसी संभव नहीं हुआ। इसका मूल में था खाद्यान्नों का बढ़ता हुआ उत्पादन और उत्पादकता। एक लास्ट पॉइंट देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है कि औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला, नगरीकरण को बढ़ावा मिला। औद्योगिकरण को कैसे बढ़ावा मिला? हरित क्रांति से पहले कृषि उत्पादों का उद्योग तो प्रयोग करता था, जिसे हम अग्रानुगामी संबंध बोलते हैं, फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट, लेकिन कृषि क्षेत्र औद्योगिक उत्पादों का यूज नहीं करता था। अगर औद्योगिक उत्पादों की मांग नहीं होगी तो देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा नहीं मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? हरित क्रांति ने ग्रामीण लोगों की इनकम बढ़ाई। आप देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कितनी एफ्लुएंसी आई किसानों के अंदर, और परिणाम क्या हुआ?
औद्योगिक उत्पादों की वो मांग करने लगे। बढ़ते हुए औद्योगिक उत्पादों की मांग के परिणाम स्वरूप क्या, ये जो बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट है, पश्चानुगामी संबंध है, ये मजबूत हुआ और इस तरह से औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। औद्योगिकरण के साथ साथ देश में नगरीकरण बढ़ा। और आपको यह भी समझ में आना चाहिए, जब हम कुल सहसंबंध प्रभाव मजबूत होगा तो बढ़ता हुआ कृषि का विकास देश की जीडीपी को बढ़ाने में समर्थ रहा। अभी आपने कोविड के काल में देखा होगा, 2019 दिसंबर के बाद पूरे कोविड काल में भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर को बनाए रखने में कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा और उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाए रखा। इस तरह से आपने ये समझा कि भाई किस तरह का हरित क्रांति के प्रभाव है, क्या भविष्य की संभावनाएं, 3 बिंदु में आप समझ सकते हैं। भारत सरकार का वर्तमान लक्ष्य कल्याणकारी समावेशी कल्याण है या कल्याणकारी समावेशन है। ऐसा विकास जिसमें हर व्यक्ति प्रसन्न हो। हिंदी हमारी जो भारतीय संस्कृति कोटेशन है, सर्वे भवन्तु सुखिना, इस तरह का जो कल्पना है वो कौन करेगा साकार, हरित क्रांति जैसी क्रांति, यानी जो हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, अधिक समावेशी संधारणीय तीव्र वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना, उसे प्राप्त करने में हमारी कृषि क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभाएगा। कैसे निभाएगा, ये विकास को सस्टेनेबल करेगा। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कृषि में लागू भी किए जा रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, आपका ड्रोन प्रणाली हो या इनाम, ऐसे सुधार भारत सरकार ने किए और वही इंक्लूसिव डेवलपमेंट को भी सहारा देगा, समाज के सभी वर्गों को विकास की धारा में लाएगा, वित्तीय समावेशन या सामाजिक समावेशन के माध्यम से। और इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा वो किसके माध्यम से हो रहा है, हरित क्रांति के माध्यम से हो रहा है। नई क्रांति शुरू कर दी, जीरो बजटिंग नेचुरल फार्मिंग की भारत सरकार ने और ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करी भारत सरकार ने। ये जो लक्ष्य भारत सरकार के रहे ये अपने आप में बड़े क्रांतिकारी हैं। इस तरह के प्रश्नों को समझने के लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल द इकोनॉमिका IAS पे जा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9999237051 है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस मुखर्जी नगर और वर्धमान प्लाजा में चलती हैं, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।